लड़की एक नाव पर बैठी रहती है और उसके शरीर के आधे कपड़े फटे हुए होते हैं। उन कपड़ों के साथ वो नाव जहाँ बहती जाती है, उस नदी में वो उसके साथ बह रही है और अंत में जब वो देखती है, जब उसे किनारा मिलता है, तो घने जंगलों में वो नाव रुकती है। और वो लोगों से परेशान थी, लोग उनको जो व्यक्ति थे, वो उन्हें अपना शिकार बनाना चाहते थे, लोगों से बचकर वो भागी थी। और यहाँ पर भी जैसे ही वो वहाँ से उतरती है, तभी एक घोड़े को पानी पीता हुआ नदी में देखती है और उस घोड़े को जो व्यक्ति सँभाल रहा था, उसे देखकर वो डर कर छुप जाती है और फिर वो लड़का उसे जो व्यक्ति था, उसे ढूँढ निकालता है। और क्या होता है उसके साथ, उसके जीवन में क्या घटित होता है, आइए जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी कि एक गरीब परिवार की लड़की किस तरीके से महारानी बनती है और क्या-क्या उसके साथ होता है। एक लड़की जिसका नाम गौरी होता है, जिसकी उम्र महज 16 साल है, जिसका पति रघुवीर दास जो कि अपनी जो व्यापारी होते हैं ना, छोटे किस्म का वो व्यापारी होता है। लड़की को पढ़ा रहे थे और लड़की जब पढ़ रही थी, तो एक मौलवी साहब थे जिनसे लड़की पढ़ रही थी। लड़की दिखने में इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था, उसी पे मोहित हो जाता था। उसकी सुंदरता उसकी दुश्मन बनती है और आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लड़की पढ़ने के लिए जब जाती है और वहाँ पर पढ़ती है, तो जो मौलवी साहब हैं, जो उनके शिक्षक हैं, वो उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते-पढ़ाते उनकी गंदी नज़र उस लड़की पर थी, तो उससे बोला जाता है कि आज तुम्हें देर तक रुकना है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्लास देनी है। लड़की 16 साल की थी, इन बातों को नहीं समझ पाती है और लड़की वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की रुकती है और जब मौलवी साहब उसे क्लासरूम में बुलाते हैं, क्लासरूम में वो जाती है तो उससे बैग रखने के लिए बोल दिया जाता है कि बैग को अलग रख दो और एक ऐसी शिक्षा है जो मुझे तुम्हें देनी है। लड़की उस समय नहीं समझ पाती है, सोचती है कोई टेस्ट वगैरह होगा, लेकिन वो उस लड़की के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं, जिसको लड़की झट से समझ जाती है और उस मौलवी को धक्का देकर अपना बैग उठाकर लड़की वहाँ से भाग निकलती है। उस समय मौलवी चुप रहता है। लड़की अपने घर आती है और इस बात को ना तो वो अपनी माँ से कहती है, ना अपने पिता से कहती है, अपनी एक सहेली से बात करती है और उसे बताती है। जो लड़की थी दूसरी, वो कहती है कि अगर तुम इस बात को अपने पिता को बताओगी या अपने भाई को बताओगी, तो इल्ज़ाम तुम ही पर आएगा, कोई भी उस मौलवी को नहीं पकड़ेगा, इससे अच्छा है तुम स्कूल ही ना जाओ। गौरी इस बात को समझ जाती है और वो स्कूल नहीं जाती है। अब गौरी जब अपने घर पर थी और कई दिन उसको स्कूल जाए हो जाते हैं, तो मौलवी साहब घर पर आते हैं और वो मन में ठान लेते हैं कि या तो वो मेरे पास आएगी, नहीं तो मैं उसको इस दुनिया में नहीं रहने दूँगा। मौलवी आता है और कहता है कि गौरी स्कूल क्यों नहीं आती? तो उसका पिता रघुवीर दास कहता है कि क्यों नहीं आती स्कूल? पता नहीं, शायद उसकी तबीयत खराब है। वो मुझसे कल भी कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है। तो रघुवीर दास से कहता है मौलवी कि अपनी बेटी को आप बुला दो, कुछ बात करनी है क्लास के बारे में, पेपर आ लिए हैं। इस बात पर रघुवीर दास अपनी बेटी को बुलाता है और उसे बहुत सारे काम थे तो वो वहाँ से चला जाता है। गौरी जब मौलवी के पास आती है तो मौलवी उसे धमकाता है। कहता है या तो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी सारी पोलपट्टी मैं तुम्हारे माता-पिता को कह दूँगा कि तुम्हारा कई लड़कों के साथ अफ़ेयर है। इस बात पर लड़की चुप होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, चाहे तुम कुछ भी कहो मैं स्कूल नहीं आऊँगी। और वहाँ से वो चली जाती है। इतने में रघुवीर दास आता है और मौलवी रघुवीर दास से कहता है कि तुम्हारी लड़की का पैर निकल चुका है, तुम्हारी लड़की कई लड़कों से दोस्ती रखती है, इसको तुम सँभाल लो, इसको तुम इस धरती से मिटा दो, इसको तुम मार दो, क्योंकि ये तुम्हारी इज़्ज़त का नाश कर देगी, ये चारों तरफ तुम्हारी बदनामी करवा देगी। इतनी बात रघुवीर दास सुनता है और उसे मौलवी की बातों पर विश्वास होता है, अपनी बेटी से वो बात तक नहीं करता है और अब वो अपनी बेटी को मारने का प्लान बनाता है हर रोज़। 2-3 दिन तक सोचता है और अपने बेटे को ये सारी बात बताता है और बेटे से कहता है कि इस लड़की ने हमारी नाक कटा दी है, हमारी इज्जत पे बनाई है, ये हमारी बदनामी करवा देगी, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और चलो इसे कहीं लेकर चलते हैं और सुनसान जगह पर इसका काम तमाम करना है। और अब उसे उसका पिता कि बेटा चलो तुम्हें घुमा कर लाते हैं, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और उसे एक पहाड़ी इलाके में ले जाया जाता है। पहाड़ी इलाके में ले जाकर एक नदी के किनारे
अब वो तीनों, पिता था, भाई था और वो बेटी गौरी थी। वहाँ से पिता अपने बेटे से कहता है कि मैं तो इसको नहीं मार सकता क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है, पर तुम इसका काम तमाम करो और मैं वहाँ गाड़ी के पास खड़ा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। वो चला जाता है। बेटी जो गौरी थी वो वहाँ पर सोई हुई थी। वहाँ से गाड़ी को भी वो पहले अलग ले गए थे और वो खुद भी वहाँ से चले गए थे। जैसे ही गौरी की नींद खुलती है तो उसका भाई उसके पास खड़ा था और उसका चेहरा, वो आँखों से आँसू निकल रहे थे। तभी गौरी पूछती है कि भैया क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए बाबूजी ने कहा है। तुमने हमारी इज़्ज़त को दाँव पर रख दिया। तुम लड़कों से दोस्ती करती हो। मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन गौरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, मौलवी जो भी कह रहा है वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि वही मेरे साथ गलत करना चाहता था, जिसका मैंने विरोध किया वो उसका बदला इस तरीके से ले रहा है। लेकिन भाई कहता है कि मुझे तो पापा का कहा मानना पड़ेगा और तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता और मैं पापा से जाकर कह दूँगा मैंने तुम्हें मार दिया है। और वो भाई भी वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को वहीं पर छोड़ जाता है। अब पूरी शाम हो जाती है, पूरा दिन वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मैं किसी को भी, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मौलवी ने ऐसा क्या कह दिया कि पापा और भैया मुझे मारने पर उतारू हो गए। वहाँ से वो अब नदी को क्रॉस करना चाहती है और चाहती है कि मुझे किसी भी तरीके से दूसरे गाँव में मैं चली जाऊँ, क्योंकि उसका भाई कहकर गया था कि जीवन में कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। अब वहाँ पर जो नाव चलाने वाला होता है, उससे जाकर कहती है कि भैया मुझे दूसरे गाँव में छोड़ दोगे? तो जो नाव चलाने वाला है उसकी भी जो दिमाग है उस लड़की को देखकर खराब हो जाता है। उसकी भी नीयत फिसल जाती है और उससे कहता है हाँ, हाँ, बिल्कुल तुम्हें छोड़ दूँगा, बस तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको वो बारी-बारी छोड़ आया था, लेकिन उस लड़की को वो नहीं छोड़ के आया था। अब वो लड़की अकेली रह जाती है और उसे वो छोड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लड़की कहती है भैया रात हो चुकी है, मुझे आप दूसरे किनारे पर छोड़ दीजिए। तभी वो उस पर गलत निगाह डालता है और गलत टच करता है। इस चीज़ का लड़की विरोध करती है और इस खींचातानी में लड़की के ऊपर के कपड़े मोस्टली फट जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने को बचाती हुई, छुपाती हुई उस नाव में चढ़ जाती है और इतने में वो कुछ सोचता जो नाव वाला था, इतने में वो नाव का जो रस्सा बंधा हुआ होता है किनारे से उसे खोलकर उसमें सवार होकर चल देती है। नदी का बहाव तेज था तो उसकी नाव तेजी से तैर जाती है और वो नाव वाला भागता रह जाता है पीछे। वहाँ से वो बच जाती है, अपने आपे को बचाती हुई आगे पहुँचती है और अब उसकी नाव जब चलती है तो रात हो चुकी थी। पूरी रात उसकी नाव बहती है और बहते-बहते नाव उसकी पहुँच जाती है एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी शांत था, उसकी नाव किनारे पर पहुँच चुकी थी और अब वो सुबह होती है, उसकी आँखें खुलती हैं और वो उस नाव से उतर जाती है। उतर कर उस ना नदी के पानी में अपना मुँह धो रही थी, तभी देखती है कि चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक घोड़ा पानी पी रहा है उसी नदी में। वो उसे देख ही रही थी, तभी एक व्यक्ति आता है और उस घोड़े को पकड़ता है और उस लड़के को देखते ही वो डर जाती है और वो छुप जाती है, क्योंकि अब उसे पुरुष जाति से डर लगने लगा था। वो छुपती है तो उस घोड़े वाले को भी पता चल जाता है और घोड़े वाला अब उसे ढूँढने लगता है। घोड़े वाला उसे ढूँढता है और जो घोड़े वाला होता है वो एक राजकुमार होता है और उस राजकुमार से उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि राजकुमार एक नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा था। राजकुमार उसे लेकर जाता है अपने महल, वहाँ जाकर जो उसका पिता था राजकुमार का, राजा जो था, वो भी देखते ही उसे पसंद कर लेता है और कहता है कि बेटा आज से ये तुम्हारी पत्नी हुई और दूसरे ही दिन उसकी शादी करा दी जाती है और वहाँ पर अब वो बहुत अच्छे से महारानियों की तरह रहती है। ये थी कहानी एक लड़की की जिसकी सुंदरता के बल पर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आई और सुंदरता के बल पर वो एक राजकुमारी बन जाती है। आपको कैसा लगा कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।